दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अरुण हूँ। मैं अपने कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ में आपसे देश की सेहत, आपकी सेहत, समाज की सेहत की स्थिति पर बातें करता हूँ। हर हफ्ते अपने वीडियो के माध्यम से आपको जागृत करता हूँ, आपको सचेत करता हूँ, आपको सूचित करता हूँ कि समाज और देश की सेहत की कैसी स्थिति चल रही है। पिछले कई हफ्तों से हम लोग कोरोना संक्रमण की ही बात कर रहे हैं, या जो भी बात हम कर रहे हैं वो कोरोना संक्रमण के ही इर्द गिर्द आती चली जाती है। आज भी हमारी बात कोरोना से ही जुड़ी होगी, लेकिन उसके जो दूसरे पहलू हैं उन पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम आपको देश में सेहत के नाम पर जो चल रहा है उसके बारे में आगाह कर सकें, आपको बता सकें। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करूंगा। मैंने कुछ तथ्य जुटाए हैं। पिछले एक हफ्ते में जो रिसर्च मैंने किया है देश दुनिया में जो सेहत की स्थिति है, कोरोना संक्रमण की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति है उसकी वजह से जो सेहत और सेहत के दूसरे पहलुओं पर जो हालात बन रहे हैं, उन सारी बातों की चर्चा मैं बहुत कम समय में आपके साथ करूंगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कोरोना संक्रमण के बहाने हम पूरी दुनिया में लगभग 60 से 70% देशों में लॉकडाउन है, और लगभग सभी देशों की जो स्वास्थ्य की प्राथमिकताएं हैं वो बदल चुकी हैं। जो जरूरी शरीर के रोग थे, जिसको कि आप व्यक्तिगत रोग कह सकते हैं, पर्सनल डिजीजेज जितने भी थे, उन सब से लगभग ध्यान हट चुका है। और चूँकि कोरोना संक्रमण अपने आप में एक नया संक्रमण है, नया वायरल संक्रमण है, और यह वायरस थोड़ा सा एक अलग किस्म का वायरस है, बिल्कुल नया वायरस है जिसकी बहुत जानकारी दुनिया के वैज्ञानिकों को नहीं है, इसलिए लगभग पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन करना पड़ा है। ख़ास करके पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। वहाँ हालांकि बहुत पहले से एहतियात बरता गया था, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों के मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं उस पर भी बात करूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हिंदुस्तान में जो चर्चा है खास करके कोरोना के संक्रमण को लेकर, उस चर्चा में इटली की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। और ये माना जा रहा है कि अब से 1-2 दिन पहले तक इटली में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब अमेरिका में जो कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, तो उसके बाद इटली संभवतः दूसरे नंबर पे आ गया है। आप हैरान हो जाएंगे कि इटली में जो स्थिति है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अजीब एक सूचना आपको लगेगी, और आपको ये लगेगा कि ये मतलब इतनी बड़ी भयावह स्थिति में ये आंकड़ा बिल्कुल एक अलग किस्म की तस्वीर पेश करता है। मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना से मरने वाले जो लोगों की संख्या है वो 20,000 है अब तक। इनमें से 99% मौतें जो हुई हैं वो कोरोना संक्रमण से अलग हुई हैं। ये दूसरे जो गंभीर रोग हैं, जैसे जो आंकड़ा है वहाँ का, वो मेरा आंकड़ा नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री का आंकड़ा है। वहाँ के इटली के प्रधानमंत्री गियुसेप कोंटे के हवाले से इटली का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है ला स्टाम्पा, वो कह रहा है कि रोम का एक जन स्वास्थ्य संस्थान है जिसने इसकी स्टडी की है, और ये स्टडी 1 या 2 दिन पहले ही अभी दुनिया के सामने आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से जो मरने वाले लोग हैं उनमें से 65% लोग उच्च रक्तचाप के मरीज थे, 35% लोग मधुमेह के मरीज थे, और जो कुल आंकड़ा है मरने वालों का, यानी कि जो 20,000 लोग मरे हैं, उनमें से लगभग 2/3 लोग हृदय रोग से ग्रस्त थे। और ज़्यादातर मौतें 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की हुई है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इटली में जो लोग रहते हैं उनकी औसत आयु 45.4 वर्ष बताई गई है, यानी कि वहाँ औसतन लोग 45-46 वर्ष जिंदा रहते हैं। अब यह आंकड़ा 2019 का है। जाहिर है कि आप को हैरानी हो रही होगी कि 1% कोरोना से मरने वाले व्यक्ति का जो आंकड़ा है वो 1%, यह तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है।
ऐसे ही मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में, भारत में जो विभिन्न बीमारियां हैं उनसे मरने वाले लोगों की क्या स्थिति है। यानी कि लगभग इसी महीने की अगर हम बात करें, पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े को अगर हम आपके सामने रखें, तो हर साल हमारे देश में लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इस पर इतनी हाय तौबा नहीं मचती। भारत में रोजाना 3,500 बच्चे अलग अलग कारणों से मर जाते हैं। हाँ, ये रोज का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, यानी कि 3500 बच्चे रोजाना हमारे यहाँ मर रहे हैं। इनमें दस्त और निमोनिया से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। ऐसे भारत में लगभग 28 लाख, जो आंकड़ा है वो 27.9 लाख का है, वो टीबी के मरीज हैं, जिनमें सालाना 4.83 यानी लगभग 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। ये सरकार के रिकॉर्ड में है, मतलब मैं ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें मैं कुछ भी निजी आंकड़े नहीं ले रहा। लेकिन सरकार का ही अगर अनुमान देखें तो सरकार का अपना ही अनुमान है कि टीबी से मरने वालों की तादाद अपने देश में लगभग 10 लाख है। ये पिछले वर्ष तक के आंकड़े के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण की वजह से जो लॉकडाउन है, कोरोना के संक्रमण की वजह से जो पूरे दुनिया में एक अफरा तफरी का, दहशत का, भय का माहौल है, उसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हमारा देश श्रम प्रधान देश है और हमारे देश में अगर हम आंकड़ों में बात करें तो लगभग 60-65 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। उनमें से कुछ की पगार है, कुछ लोग डेली वेज पर हैं और कुछ लोगों की कुछ निश्चित सैलरी है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो इन सब लोगों की स्थिति पिछले कुछ हफ्तों में जो हुई है उसको लेकर अब आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हर साल जारी होता है, मैं उसके 2019 के आंकड़े का जिक्र करते हुए मैं अगर आपसे कहूं तो पिछले वर्ष यानी कि 2019 में कैंसर के मामलों में 324% की वृद्धि हुई थी। यानी कि साल दर साल हमारे देश में कैंसर से प्रभावित होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब लगभग ये 300 से ज़्यादा प्रतिशत इसमें वृद्धि हो गई है। ऐसे ही अगर आप देखें कि पूरे देश में लगभग अभी तक का जो आंकड़ा है वो अन्य बीमारियों से मरने वाले रोगियों का आंकड़ा लगभग रोजाना 22,000 लोगों का है। यानी कि हर माफ़ कीजिएगा, कोरोना के इस बहुचर्चित दौर में यदि हम इससे अलग आंकड़ा को देखें तो पूरे देश में रोजाना 22,500 लोग मर रहे हैं। सालाना यह आंकड़ा लगभग 84 लाख का है। अब ये आंकड़े अगर इकट्ठा एक साथ मैं पढ़ रहा हूं तो आपको हैरानी हो रही होगी कि 84 लाख यानी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोग मर रहे हैं और दुनिया, देश को, अखबार को या सूचना माध्यमों को इसका पता नहीं है। सब पता है। मैं जो आंकड़े आपको बता रहा हूं ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, यानी कि ये सब हमारे रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन हम इस तरह के मौत के आंकड़ों को एक साथ नहीं सुन पाते, इसकी वजह से हमें आश्चर्य नहीं होता। अब कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन तथा जो हालात बदले हैं, खास करके जो सामाजिक हालात हमारे देश में बदले हैं, जो सांस्कृतिक हालात हमारे देश में बदले हैं, जो राजनीतिक हालात हमारे देश में बदले हैं, उसकी वजह से जो परिस्थितियां खड़ी हुई है, आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको और भी एक भयावह तस्वीर आपके सामने आएगी। मैं आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक चेतावनी से वाकिफ करा देना चाहता हूं। सन 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी की थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि एक्सेसिव पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी अपने आप में एक रोग है और इस रोग को उन्होंने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक कैटेगरी में भी बांधा था और उस कैटेगरी का नाम उन्होंने दिया था Z59.5। Z59.5 कैटेगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में अलग अलग बीमारियों को एक कैटेगराइज किया जाता है, उसकी एक सूची है, उस सूची का जो क्रम है उससे उस बीमारी को जाना जाता है। तो जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि एक्सेसिव पॉवर्टी को अगर हम रोग मानते हैं तो जब तक इस पॉवर्टी को, इस गरीबी को ख़त्म नहीं करते तब तक हम लोगों को उसका स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोरोना वायरस का ये संक्रमण हमारे सामने आया है और उसकी वजह से हमारी सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा है
और उस लॉकडाउन की वजह से यदि हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का आंकड़ा देखें तो 40 से 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। और यह अनुमान है कि एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 30 से 40% लोग अपनी औसत आमदनी से बहुत नीचे चले आएंगे। ये अनुमान है कि करीब 10-15 करोड़ लोग जबरन इस परिस्थिति की वजह से गरीबी रेखा के नीचे उनको अपना जीवन बसर करना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चेतावनी दे रहे हैं, वो हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर हमने जल्दी से जल्दी इस रोग पर और इस रोग से उत्पन्न परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया, इसको हमने नियंत्रित नहीं किया, यदि हमने हालात को सुधारे नहीं, यदि हमने जल्दी से जल्दी रोजगार बहाल नहीं किए तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी। मित्रों, लगभग सभी राज्यों में फिलहाल जो स्थिति है उसके लिए राहत शिविर चल रहे हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा। लेकिन आप कल्पना करें कि जब कोरोना का संकट खत्म होगा, यानी कि जब इस तरह के संकेत मिलेंगे कि अब कोरोना का स्प्रेड रुक गया है, कोरोना के मरीजों के आने का आंकड़ा जब घट जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा, तब क्या स्थिति होगी आप इसकी कल्पना करें तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति बच्चों की और महिलाओं की होगी। 2011 का सेंसस रिपोर्ट यानी कि जनसंख्या जो है, अगर मैं उसी को ध्यान में रखूं, क्योंकि अभी अगली जनसंख्या की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो उसके हिसाब से हमारे देश में लगभग 17 करोड़ बच्चे हैं। 17 करोड़ में 13 करोड़ बच्चे गांव में रहते हैं और लगभग 4 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा बच्चे शहर में रहते हैं। आप देखेंगे तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है ये। ऐसे ही जो महिलाएं हैं हमारे समाज में, उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग कुल जनसंख्या का 48.5% है, यानी कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। और इनमें से 60% महिलाएं ऐसी हैं जो श्रम करती हैं या अपने श्रमिक पति के या पुरुष के आय पर निर्भर करती हैं। लगभग ज़्यादातर तो उनके साथ काम में हाथ बताती हैं, उनकी वो पगार उनको मिलती हो या न मिलती हो, लेकिन वो काम करती हैं। ऐसे सारे लोगों की हालत बिगड़ने वाली है। और मैं जो देख पा रहा हूँ, ख़ास करके पिछले कुछ हफ्तों से जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सबसे बुरी हालत भूख से मरने वाले लोगों की होगी। और वो आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। लगभग अभी तक महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो छिटपुट खबरें आई हैं, उन खबरों के हिसाब से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत भूख या भूख से संबंधित कारणों की वजह से, मालन्यूट्रिशन की वजह से हो या किसी और कारण से हो, लेकिन उसको आप अगर भूख की कैटेगरी से, भूख से जोड़ के देखेंगे तो उसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। हमारे देश में एक आंकड़ा ये भी है कि हर साल तेज धूप में, लू में, गर्मी की वजह से करीब 25 से 35 हज़ार लोगों की जानें जाती हैं। आप देखिए कि अप्रैल का महीना बीतने को है, लगभग आधा बीत चुका है, और जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा तो संभवतः अप्रैल पूरा बीत चुका होगा। और मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ेगी और उसके बाद लोगों के पेट में अनाज नहीं होंगे, और जब वो रोज़गार की तलाश में भूखे पेट धूप में, कहीं खेतों में, कहीं शहर में सड़क के किनारे काम करने जाएंगे, तो उसकी वजह से जो स्थिति होगी वो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, मुझे एक सबसे दिक्कत ये लगती है कि हमारी सरकार कभी भी इस पर बहुत गंभीर नहीं दिख रही कि लोग अभी भी इस महान मानवीय संकट में, इस भीषण मानवीय संकट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो इस मानवीय त्रासदी को नहीं समझ पा रहे, वो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। और ख़ास करके इसका सबसे बड़ा शिकार जो मज़दूर वर्ग है, जो एक अक़लियत है, जो बहुत कम पैसों में गुजारा करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो प्रकारांतर से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं और लोग आपस में झगड़ रहे हैं। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ास करके इन लॉकडाउन में, कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अभी पंजाब की घटना आपके सामने है, और भी अलग अलग जगहों पे झड़पें देखी जा रही हैं। तो ये सारे हालात मिलकर एक ऐसी स्थिति में हमको लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कोरोना से तो हम बच भी जाएंगे, लेकिन ये जो हालात हमारे सामने हैं, इसका हमारे पास कोई तत्काल उपाय नहीं है। मैं उन लोगों से खास करके एक अपील करना चाहूँगा जो
छोटी समझ के वजह से लोगों को हिंदू मुसलमान के रूप में देख रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं, उनको हिंसा का शिकार बना रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए, कबीरदास ने कहा था कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लौह भस्म हो जाए। कभी भी हमारी आत्मा कैसे इस तरह के बातों को स्वीकार कर लेती है, इन सब बातों को समझकर हमें एक मानवीयता का परिचय देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समाज में जो वंचित हैं, जो मेहनतकश हैं, उनको हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम उनकी मदद करें। हम ये कोशिश करें कि उनको हम भूख से नहीं मरने देंगे। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, तो शायद हम एक बहुत बड़ी मुसीबत जो हमारे सामने आने वाली है उससे निजात पा सकते हैं और एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने में, ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लौटाने में हम शायद एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, देश की सोचिए, देश की एकता की सोचिए, अपने भाई बंधुओं को, अपने देश के सभी लोगों को अपना भाई मानिए और ऐसा आचरण कीजिए कि हम देश और दुनिया में एक बेहतर नागरिक के रूप में जाने जाएं। आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर कुछ ऐसे ही विषय के साथ आपके साथ बातें करूंगा, आपको जानकारी दूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि देश के सेहत की बात जो आपके सेहत से जुड़ी है उसके माध्यम से आपको जागरूक कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।